नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल में। आप सबको आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम आपको शमसी राजवंश का वो लास्ट वीडियो बताएंगे, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबी राजवंश पढ़ाए और इसके बाद शमसी राजवंश में इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान के बारे में बताए। और आज शमसी राजवंश का अंत हो रहा है और बलबनी राजवंश का उत्थान हो रहा है। इसी का वीडियो हम बताएंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, शमसी राजवंश के अंतिम कौन कौन वो शासक थे जिसने शमसी राजवंश पे के लिए काम किया, और इसी में बलबनी राजवंश का उत्थान हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। शमसी राजवंश के अंत में हम रजिया सुल्तान के सत्ता उनके हाथों से जाने के बाद, क्योंकि रजिया सुल्तान किस तरह उसके हाथों से सत्ता गई, इसका वीडियो आप पहले वाले वीडियो में आप देख लेंगे। तो रजिया सुल्तान के हाथ से जब सत्ता गई तो उसके बाद जो शासक आए उसमें मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक इसका शासनकाल रहा। और यह अंतिम जो शासक था शमसी राजवंश का, नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो 1246 से 1265 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इसके बाद शमसी राजवंश का अंत हो जाता है और बलबनी राजवंश का उत्थान होता है। तो इसका हम कुछ परिचय देखेंगे कि आखिर इसने क्या कैसे शासन किया, किस प्रकार ये सत्ता में आए। तो हम रजिया सुल्तान के बारे में और इल्तुतमिश की कहानी तो आपको बता ही चुके हैं। तो आज हम पढ़ाते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो रजिया सुल्तान के बाद का शासक था, जिसका आना 1240 में हुआ। किस प्रकार आया, इससे पहले वाले वीडियो को आप देखेंगे। 1242 तक रहा, लगभग 2 वर्षों तक इसका शासन रहा। रजिया को हटाकर बहराम शाह गद्दी पर बैठाकर तुर्क अमीर अपना वर्चस्व को साबित किया। देखो भाई, दिल्ली सल्तनत में जो भी सत्ता के शिखर पे आए, उसमें इसका बहुत ही योगदान रहा। तुर्की अमीर या तुर्क सरदार, इसका बहुत योगदान रहा हर शासक को सत्ता में लाने। क्योंकि रजिया का जब हम इतिहास पढ़ाए थे तो उसमें आपसे बात किए थे कि रजिया को वहाँ के मौला और तुर्क सरदार, ये रजिया को नहीं चाहती थी कि दिल्ली की सत्ता पे बैठे, क्योंकि एक महिला को वो शासन करते हुए दिल्ली की सत्ता पे नहीं देखना चाहती है, जिससे ये लोग काफ़ी खफा था। तुर्क अमीर वर्ग और जो मौला लोग थे वो काफ़ी खफा था। लेकिन साजिश के तहत, चाहे जैसे भी हो, रजिया को हटाकर तुर्क सरदार ने दिल्ली सल्तनत पर अपनी वर्चस्व को कायम रखा और वर्चस्व को साबित किया। देखिए, बहराम शाह आने के बाद क्या क्या होता है। बहराम शाह जब आया तो इसने एक नया पद सृजन किया, जो परीक्षा में पूछा जाता है। उसका नाम था नायब। उस पद का नाम था नायब ए मुबालिक, इस पद का नाम था। नायब का नाम था नायब ए मुबालिक, कह सकते हैं। इस पद का क्या एस्पेक्ट था, क्या अर्थ होता था, इसको चलिए हम देखते हैं। इस पद के द्वारा सुल्तान के अधिकार में कमी किया गया। इस पद के द्वारा सुल्तान के जो अधिकार था उसमें कमी किया गया, पावर में कमी किया गया, और संपूर्ण महत्वपूर्ण अधिकार जो है नायब को सौंप दिया गया। ये जो नायब ए मुमलिकात आया, इसमें सुल्तान के अधिकारों का छीनने की बात थी, सुल्तान के अधिकारों का किसी दूसरे को देने की बात थी, और वही हुआ। इस पद के द्वारा सुल्तान के वो सारे अधिकार में कमी किया गया और लगभग सारे अधिकार को छीन लिया गया सुल्तान से।
जब किसी देश के राजा को, किसी देश के शासक के शिखर पर बैठे व्यक्ति को यदि उसका पावर को छीना जाता है तो वो व्यक्ति, वो शासक कठपुतली हो जाता है। वही हुआ था बहराम शाह के साथ। जब नायब ए मुमलिकात के द्वारा जब सुल्तान का सारा पद छीन लिया गया तो यह सुल्तान जो है एक कठपुतली बन गया। कठपुतली बन गया। कठपुतली बन गया और सुल्तान के पास कोई पावर ही नहीं बचा। जिस प्रकार अभी देखते होंगे कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके सारे मुख्य अधिकार को उस स्टेट से ले लिया गया है। कुछ नाम मात्र के अधिकार वहाँ के मुख्यमंत्री के पास होता है। सबसे पहले नायब पद पाने वाला एतगीन था। एतगीन का इतिहास आप लोग रजिया सुल्तान में भी पढ़े होंगे, क्या पद था उसको जरूर देखेंगे। सबसे पहले ये पद मिला एतगीन को। एतगीन धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो गया। जब पावर नायब का मिला तो एतगीन बहुत शक्तिशाली हो गया और बहराम शाह को कठपुतली समझने लगा। बहराम शाह को क्या समझने लगा? कठपुतली। कहता है गुड़ अचेला चीनी वाला बात हो गया। उसके बाद जो है सुल्तान को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगने लगी। तो कोई भी आदमी यदि पावर छीन जाएगा तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करेगा ही, क्योंकि वो तो राजा है। और यदि किसी के पास पावर चला जाए तो वह पावर का दुरुपयोग करता है। आप किसी छोटे पद पर बैठे, आप किसी देश, किसी राज्य के या किसी गांव के सरपंच है, आप एक छोटे से स्टाफ को सारे पावर दे दिया जाए तो वो क्या करेगा आपको पता ही है। वही हुआ एतगीन के साथ। एतगीन अपने आप को सुल्तान समझने लगा, लेकिन जो सुल्तान था उसको एतगीन की ये हरकतें रास नहीं आई। उसने क्या किया? सुल्तान ने बदरुद्दीन शंकर रूमी खां के सहयोग से एतगीन की हत्या करा दी। जाओ, ना रहे बांस ना बजे बंसुरी, जाओ अपना ऊपर में शासन करते रहना। एतगीन का सुल्तान ने हत्या करा दिया। किसके द्वारा? बदरुद्दीन शंकर रूमी खां के द्वारा एतगीन की हत्या करा दी गया। एतगीन की जब हत्या करा दी गई तब जो है दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे उसमें काफ़ी असंतोष फैल गया, काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि इन सरदारों को भी कुछ न कुछ मिलता होगा और उसे काफ़ी दुख हुआ। और उसी समय से प्रतिशोध की भावना तुर्क सरदारों में जगी और सुल्तान के लिए षड्यंत्र शुरू कर दिया। कौन से सुल्तान? तो बहराम शाह के लिए। कौन किया? दिल्ली के तुर्क सरदारों ने। अब हम इसको हटाएंगे। उसने क्या किया? षड्यंत्र जब शुरू किया तब जो है 1241 ईस्वी की बात घटना है। मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। मंगोल क्या किया? पंजाब पे आक्रमण कर दिया तथा लाहौर को लूट लिया। और सुल्तान मंगोलों के आक्रमण के सामना करने के लिए बहराम शाह जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, इस मंगोलों के आक्रमण करने के लिए दिल्ली से बाहर निकला। दिल्ली से जो है सुल्तान बाहर निकला। अब मौका देख के चौका लगाने के लिए दिल्ली के सुल्तान तैयार थे कि कब ये जाल में फंसेगा सुल्तान। वही हुआ, दिल्ली के से बाहर निकला और यही मौका था तुर्क अमीरों के पास। मई 1242 की घटना है। ईस्वी में तुर्क अमीरों ने विद्रोह कर दिया। झूठों का ये विद्रोह किया, झूठ फूस, ये साजिश था सुल्तान को मारने का, सुल्तान की हत्या करवाने का। किसकी थी? दिल्ली के तुर्क सरदारों की, तुर्क अमीरों की। और बहराम शाह का वध कर दिया। बहराम शाह का तो वध हो गया, बहराम शाह का तो मृत्यु हो गया। उसके बाद बहराम शाह के पौत्र अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया गया। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया गया, जिसका शासनकाल 1242 से 46 ईस्वी तक रहा, जो कि हम आगे देखते हैं।
देखिए, जब यतगिन की हत्या बदरुद्दीन शंकर रूमी खां ने किया तो फिर लास्ट में इसका भी हत्या करा दिया गया सुल्तान के द्वारा। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक।